हेलो गाइस, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम टू फाइनेंशियला। तो इस साल की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट गाइड देकर करना चाहती हूँ। बट सबसे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बट मुझे और मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस, आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिस वजह से हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सेविंग्स ही नहीं हो रही है। बट इस बार आई एम सजेस्टिंग यू कि सबसे पहला रेजोल्यूशन आपका इस साल का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का होना चाहिए। बल्क में नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। अभी भले आपको ऐसा लगेगा कि इस छोटे छोटे अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करके आगे क्या ही कर पाऊंगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो इन्वेस्टमेंट अभी आप करोगे ना वो आपके आगे के इन्फ्लेशन रेट को बीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट गाइड देने वाली हूँ कि आज से कुछ साल बाद आप मुझे याद करेंगे और इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे। सी, आज के डेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं मार्केट में। इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ नहीं। और गलती से भी कोई नया प्लान मार्केट में आ जाता है तो हम अपने पुराने प्लान्स को लेकर रिग्रेट करने लगते हैं जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ दूंगी कि कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। सबसे पहला है यूलिप, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। बहुत सारे एजेंट्स और बैंक आपको ये म्यूचुअल फंड बोलकर सेल करते हैं। आपको बोला जाता है कि ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही है जिसमें इंश्योरेंस लिंक होता है। बट गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वो एक म्यूचुअल फंड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही लिखा होगा। मेरे ही कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऐसे बैंक से, एजेंट से बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुके हैं, क्योंकि वो उन्हें इस तरीके का कुछ बेनिफिट्स बताते हैं कि इसमें आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगा, इसमें आपको लोन पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जिनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है वो उनसे ये प्लान्स खरीद लेते हैं। बट इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसमें सिर्फ उस बैंक और एजेंट का फ़ायदा होता है जिन्हें यूलिप में कमीशन मिलता है। गाइस, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके आप इस प्लान में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सेपरेटली एक म्यूचुअल फंड कर सकते हो, जो आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो। आजकल म्यूचुअल फंड के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। एंड इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप एक टर्म प्लान बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि आपके जीते जी तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। बट इन केस अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके फैमिली वालों को 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं आपके जाने के बाद, जिससे आपके फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सेकेंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। गाइस, 99% लोग मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ गंवाते हैं। सिर्फ जो बचे कुछ 1% लोग हैं वो अपना पैसा बना पाते हैं। और जितने भी नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं उनको ये लगता है कि वो उन 1% में ही आएंगे। बट गाइस, ट्रुथ इज हार्श, ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली आप उस 1% में आ सकते हो, पर तब जब आप अपनी जॉब या बिजनेस सब छोड़कर पूरे 24 घंटे आप इस मार्केट को देते हैं और पेशेंस रखते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। क्योंकि राकेश झुंझुनवाला का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो इतने साल से मार्केट में है लेकिन फिर भी वो मार्केट के बारे में डेसिमल भर नहीं जानते हैं, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है जिसे पूरी तरीके से समझना बहुत मुश्किल है। आप अपना पूरा जीवन भी लगा दोगे ना तो भी मार्केट को नहीं समझ पाओगे। तो जितने भी यंगस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं और अगर वो 2 दिन भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना तो उनको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। गाइज, अगर ऐसा होता ना कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही होती है तो हर इंसान अपना जॉब या बिजनेस छोड़कर सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा होता। बट ऐसा नहीं होता। अगर कोई मार्केट में पैसा बनाता है ना तो वो है एक इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए होता है उसके लिए पेशेंस, एंड पेशेंस इज द की फॉर रिवॉर्ड। और इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, बट अपने कुछ छोटे से अमाउंट का, जो अगर लॉस हो भी गया तो आपके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इक्विटी में आप बेझिझक काम कर सकते हो। थर्ड, क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में तो आपने भी पूरे सोशल मीडिया में सुना ही होगा, क्योंकि अभी इसे बहुत ज़्यादा हाइप मिला हुआ है। अभी रिसेंट में ही
यूएसए के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप ने भी अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया है ट्रंप कॉइन के नाम से, और उसकी वाइफ ने भी मिलीनिया के नाम से। अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपने कुछ दिन पहले इस पे 10,000 रुपये लगाए होते तो ट्रंप कॉइन में आपको 36 घंटे के अंदर ही 30 लाख रुपए बना के दिया होता। ऐसे कॉइन्स बेसिकली पंप एंड डंप होते हैं, और अभी जो ये आप कॉइन के बारे में सुन रहे हैं ट्रम्प कॉइन, वो भी ऑलमोस्ट डंप हो ही चुका है। फिर भी अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में काम करना ही है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का छोटा सा अमाउंट यहाँ लगाकर काम कर सकते हैं, बट आपको अपना माइंडसेट ये रखना पड़ेगा कि पैसे आए तो भी ठीक, और अगर ये लॉस हो गए तो भी ठीक। अपना पूरा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फोर्थ, पेनी स्टॉक। आजकल जितने भी नए इन्वेस्टर्स या स्टूडेंट्स मार्केट में एंटर करते हैं, उन्हें लगता है कि बस उन्हें 21 दिन में पैसा डबल करके मिल जाए और उन्हें प्रॉफिट भी जल्दी हो जाए, जिस वजह से वो पेनी स्टॉक के झांसे में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो पेनी स्टॉक बाय करेंगे तो उनको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, जिससे उनको जल्दी प्रॉफिट होगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आज से 15 साल पहले एमआरएफ करके एक शेयर था जिसका प्राइस 8,000 रुपये था, और आज उसका ऑल टाइम हाई 1,40,000 जा चुका है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो 8,000 की स्टॉक्स लाइक लार्ज कैप या मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं वो आपको प्रॉफिट नहीं देते हैं, बल्कि रीज़न जानने के बजाय या रीज़न के बारे में सोचने के बजाय आप वो स्टॉक्स बाय कर लेते हो। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पेनी स्टॉक्स मोस्टली ऑपरेटर रन करते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। फिफ्थ, क्रेडिट कार्ड। सी, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या दो भी है तो दिस इज गुड इनफ, बट आपको ऑन टाइम पेमेंट करने की हैबिट होनी चाहिए, और आपको अपनी लिमिट भी पता होनी चाहिए कि आपको कितने खर्च करने हैं जो आप 50 डेज के बाद पे भी कर पाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स को और जो नए जॉब पे लगते हैं उनको देखा है कि सैलरी तो उनकी 15,000 होती है, बट अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड 35,000 की लिमिट की भी है तो वो 30,000 ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, फिर वो 15,000 के डेफिशिएट पे चले जाते हैं। शायद आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि बैंक आपसे महीने का 30 to 35% इंटरेस्ट कमा लेती है अगर आप ईएमआई में अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। सो थिंक अगेन वाइसली। और अगर एक या दो क्रेडिट कार्ड आपने रखा है तो वो इनफ है, बट उसकी भी आप लत लगने मत दीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड पड़ रही है तभी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। अभी मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हो सके तो प्लीज़ इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको इन सारी चीज़ों के लिए लालच आएगा या लोग लालच दिलवाएंगे, बट आपको इस लालच में नहीं पड़ना है और आपको इसे टोटली अवॉइड करके चलना है। अगर आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना सीख गए और अब जो मैं आपको प्लान्स बताने वाली हूँ वो अगर आपने डिसिप्लिन से करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, 90% लोगों से ज़्यादा बेटर प्लान आपका होगा। आपके इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस भी लोगों से बेटर होगा तो रिजल्ट भी बाकियों से बेटर आएंगे। सबसे पहले आपको करना है एक टर्म प्लान। अगर आप अपने घर के सिंगल अर्निंग पर्सन हो तो ऑब्वियस सी बात है पूरी फैमिली खर्चे के लिए आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होगी, तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक टर्म प्लान करना है। और अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपकी तो जो प्रीमियम है वो 1,000 रुपये मंथली ही आएगी, और इस 1,000 से आप अपने फैमिली के लिए 1 CR मीन्स 1 करोड़ तक का टर्म प्लान ईजिली ले सकते हो। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि टर्म प्लान क्या होता है तो मैं बता दूं गाइस, टर्म प्लान वो चीज़ है जिसे आप एज अ बैकअप अपने फैमिली के लिए लेते हो, ये सोचकर कि अगर आप इन फ्यूचर कभी ना रहे तो आपके फैमिली को कौन चलाएगा। आपके रहते तो आप आराम से अपने घर के खर्चे चला सकते हो, बट आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप नहीं रहे तब क्या। आजकल किसी की भी लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, और कोविड के बाद तो ये सब हम बहुत अच्छे से जान ही चुके हैं। कोविड के बाद मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को देखा है जिनके जो अर्निंग पर्सन थे उनकी डेथ हो गई है, और अब उनके फैमिली वालों का जैसा तैसा गुजारा चलता है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो ना कि आपकी फैमिली को भी कभी ऐसा दिन देखना पड़े, तो सबसे पहले जाकर आप एक टर्म प्लान लीजिए जिसमें 12 से 13,000 ईयरली में आपको 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड मिल जाएगा, जिससे अगर आप कभी नहीं होते हो या आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो भी जाती है ना, तो आपके जाने के बाद आपके फैमिली वालों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे आपके बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी और आपके फैमिली की लाइफस्टाइल पे बिल्कुल वैसी ही रहेगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप, हेल्थ इंश्योरेंस।
आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम का भी मत रखिएगा। और हाँ, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं और अगर आपको कंपनी की साइड से इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो भी आप उसके भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट राइडर्स है वो तो इंक्लूड होते ही नहीं है, और जब क्लेम लेने की बारी आती है तब आपको अपने हैंड से ही 50 to 60% पे करना पड़ जाता है। पूरी फैमिली के लिए मिनिमम 10 लाख के सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लेकर ज़रूर रखना, जिसमें आपके फैमिली के 3 से 4 मेंबर भी इंक्लूड होने चाहिए। प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल ले लीजिएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता तो होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कैसे होता है, बट जब तक हम पर्सनली अपने घर में उस चीज़ से भुगत नहीं लेते हैं ना, हमारी अकल ठिकाने नहीं आती है। हम सबको ये लगता है कि ठीक है ना, हमें क्या ही होगा, देखा जाएगा जो होगा बाद में। बट गाइस, जो बाद में होता है ना, वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। तब हम उस दिन को लेके रिग्रेट करते हैं कि हमें किसी ने सजेशन दिया था कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, बट तब हमने उसे बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी फैमिली के साथ ऐसा ना हो, तो प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और अगर आपके घर में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसका इलाज करवाने में ही आपके जीवन भर का कमाया हुआ पैसा निकल जाता है और आप वापस से ज़ीरो में आकर खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना गाइस कि आपको ये नौबत ना देखनी पड़े, तो प्लीज़ मेरे बोलने पे ही सही, बट एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए बिल्कुल लेकर रख लेना। ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोई भी बीमारी बताकर नहीं आती। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कोई भी क्वेरी है, या अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है या इसके क्या फ़ायदे हैं, या अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं बट आपको नहीं पता है कि कौन कौन से राइडर्स इंक्लूड कराना सबसे ज़रूरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू एवरीथिंग अबाउट दिस। नए साल की शुरुआत एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर ज़रूर कीजिएगा। थर्ड स्टेप, अपना रिटायरमेंट प्लान करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्कस कीजिए। आपको अपने पार्टनर को ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि आपके जाने के बाद अगर वो चीज़ें उनकी काम ना आए, तो फिर मतलब ही क्या है उस इन्वेस्टमेंट का। तो गाइस, सबसे पहले आप एज अ कपल फॉरेन ट्रिप प्लान करने के पहले अपना रिटायरमेंट प्लान कीजिए, क्योंकि लाइफ में बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, बट बूढ़ा होना इज़ कंपलसरी। अगर आप जिंदा है ना, तो आप बूढ़े तो ज़रूर होंगे। वो चीज़ होनी ही है जो मेरे बस में ही नहीं है, जिसे मैं रोक ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन ही नहीं है रोकने का, उसकी प्लानिंग हमें सबसे पहले ज़रूर करनी चाहिए ना। हॉलीडे तो आप बाद में भी कर सकते हो, पूरी लाइफ पड़ी है उसके लिए। अगर आपको एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान लेना है, तो आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या अदर बैंक से भी कंसल्ट कर सकते हो, जिसमें 15 to 20 ईयर्स पेमेंट वाले आपके पास रिटायरमेंट प्लान के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें वो 15 से 20 साल तक आप पैसे निकाल ही ना पाओ। बिल्कुल एक ऐसा ही रिटायरमेंट प्लान लेना जिसमें आप पैसे ना निकाल पाओ, क्योंकि अगर आपको पता होता है ना कि हम 15 से 20 साल से पहले पैसे निकाल सकते हैं, तो गाइस ट्रस्ट मी, कोई भी छोटी मोटी इमरजेंसी आती है ना, तो सबसे पहला हमारा ध्यान वही जाता है कि ये पैसे तो हमारे पास पड़े हुए हैं ना इन्वेस्टमेंट के, हम निकाल लेते हैं। तो इससे होता ये है ना कि हम अपना रिटायरमेंट प्लान अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और आगे चल के हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर बच्चे डिसअपॉइंट करने लगे, तो हम उन्हें गालियां देने लगते हैं, समाज में नीचा दिखाने लगते हैं। बट गाइस, आप खुद सोचिए, ये सबसे होगा ही क्या। तो महीने महीने आप इस प्लान पे पैसे डालने स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप आने वाले आगे जीवन के सारे झंझटों से मुक्त हो जाएंगे, और आपको अपने बच्चों पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। एंड स्पेशली जब आपके बच्चे इन फ्यूचर घर आएंगे ना, तो आप उन्हें प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी दे पाओगे। बट कहीं ऐसा ना हो कि आपको, अगर आपने ये प्लान नहीं लिया, तो आपको अपने सारे खर्चों के लिए अपने बच्चे पर ही डिपेंडेंट होना पड़ जाए। एक सच्चाई जो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप आज से 20-25 साल बाद अपने बच्चों पर बुढ़ापे का सहारा बनने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनरेशन ऐसी होने वाली है ना गाइस, कि तब लोग बिल्कुल भी इमोशनल कनेक्शन नहीं रखेंगे एक दूसरे से, क्योंकि तब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो बिल्कुल भी आप आज के डेट में ये सोचकर मत चलिएगा कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और अपना रिटायरमेंट प्लान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फोर्थ स्टेप, अब अगर आपके आने वाले 5 से 10 साल को लेकर कोई गोल है, लाइक आपको कोई इंटरनेशनल ट्रिप करने हैं, या अगर आपको कोई घर बनाना है या गाड़ी खरीदनी है या अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है, तो सबसे पहले आप 5,000 रुपीज़ का एक म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट कर दीजिए। और याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड हमेशा आपको डायरेक्ट फंड पे ही करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट फंड पे अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो ना, तो आपको अपने ब्रोकर को बहुत ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है। स्टार्टिंग में सपोज अगर आप 5,000 का म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो उनको कुछ परसेंटेज आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आज से 15-20 साल बाद जब आपके पास करोड़ों होंगे उस म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट, तब आप उस कमीशन में उनको लाखों रुपए देने वाले होंगे। ये आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट आगे चल के आपको इस चीज़ के लिए रिग्रेट होगा। तो हमेशा डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करना। इन केस आपको कुछ अच्छे स्कीम्स के बारे में जानने हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको, तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छे फंड्स का पूरा एनालाइज करके दे दूँगी। कभी भी अपना पूरा 5,000 आप एक स्कीम पे मत लगाइएगा, क्योंकि अगर वो स्कीम खराब निकला या अगर उसने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो आपका पूरा 5,000 उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा ना। तो हमेशा अगर आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो 2,000, 2,000, 1,000 या 2,500 और 2,500 ऐसा 2-3 स्कीम में आप अपना फंड जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। स्टेप, इमरजेंसी फंड। हम सब अपने लाइफ को इतना लाइटली लेते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या ही होगा, आने वाले 6 महीने या 1 साल में क्या ही दिक्कतें आएंगी, जो होगा देखा जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो होता है ना वो नहीं देखा जाता है। इमरजेंसी का मतलब ही यही होता है, जो सडन हो जाए, जो बिना बताए हो। ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है ना, तो कई लोगों को तो घर बेचने की भी नौबत आ जाती है, या कोई अपने महंगे एसेट्स बेचने पड़ते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना है ना गाइस, तो अपने 5 से 6 महीने के जो इनकम है ना, वो आप अपने या तो किसी लिक्विड फंड में रखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इंस्टेंट उस फंड को निकाल पाएँ। या तो आप एक सेविंग्स अकाउंट में अपने ये फंड रखिए, ऑटो स्वीप मोड ऑन करवा कर। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सी, इतने सारे इन्वेस्टमेंट करा के मैंने आपके पूरे पैसे खर्च तो करवा ही दिए हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे उसे सीखने को मिलता है, मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, मुझे खुद से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, खुद की स्ट्रैटेजी लगा के, और मुझे पैसे कमाने हैं, तो बिल्कुल आप मेरे लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरे थ्रू प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना भी सिखाया जाएगा। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी गाइस। तो ये वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपनी 2025 की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर पाएँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि इससे आपको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे और मेहनत करने के लिए या और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आए उससे आप अपडेटेड रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बिल्कुल करिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मैं अगले और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, जिससे आपको चीज़ों के बारे में और क्लैरिटी मिले। थैंक यू।